बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, वही हुआ जिसके बारे में अंदाज़े लगाए जा रहे थे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने वाला जलसा एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया और उसके बाद मजाक भी उड़ाए जा रहे हैं, वजूहात भी पेश की जा रही हैं, जवाज़ भी तराशे जा रहे हैं, उसको जस्टिफ़ाई करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल मैं इस पर आगे चल के मज़ीद तफसील से बात करता हूँ। जलसा मुलतवी होने पर इसमें कोई शक नहीं है कि मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। पहले इस पर बात कर लेते हैं कि एक जलसे के खौफ से हुकूमत जिस तरह थर थर काँप रही है, पिछले 6 माह से पीटीआई के जलसे का सुनकर ही हुकूमत को डरावने ख्वाब आने लग जाते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। 6 माह में ये गालिबन 6ठी बार हुआ है कि हुकूमत ने जलसे की इजाज़त दी और बिल्कुल ऐन वक्त पे इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। और इस बार ख्याल ये था कि अब हुकूमत शायद दिल बड़ा करेगी या बामरे मजबूरी इजाज़त दे देगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत को मुल्क के तूलो अर्ज़ से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली उसने हुकूमत के होश उड़ा दिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद के तरनौल चौक में होने वाला जलसा कहा जा रहा था कि इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है कि उसका सियासी बोझ बर्दाश्त करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। अगरचे तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो सिर्फ जलसा करेगी, धरना नहीं देगी, लेकिन हुकूमत का क्या किया जाए कि उसके दिल से खौफ नहीं जा रहा धरने का या बड़े जलसे का। इसके बावजूद खैर हुकूमत का यही सोच कर दिल घटने लगा कि अगर कुछ सर फिरे नौजवान जो है वो डी चौक की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया उन्होंने, तो वो करेंगे क्या। हुकूमत इतनी खौफज़दा थी, इतनी डरी हुई थी कि उसने पिछले 2 रोज़ से वफाकी दारुल हुकूमत को कंटेनरों के अंदर महसूर कर दिया था। मतलब क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक जलसे से के खौफ से मुल्क की तमाम मोटरवेज़ और दारुल हुकूमत को जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? माजी में भी जब कोई हुक्मरान मैदान में जंग हारता था तो वो किला बंद होके मज़ामत शुरू कर देता था। तो इस वक्त बिल्कुल यही लग रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत भी मैदान में इमरान खान से हार चुकी है और अब वो इस्लामाबाद में मैसूर होकर अपने इक़्तिदार का भरम रखना चाहती है या दिफा करना चाहती है। इस हुकूमत की कारकर्दगी और अप्रोच का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि उसने चंद अकाउंट्स की ट्वीट्स रोकने के लिए पूरे मुल्क के इंटरनेट का भट्ठा बिठा के रख दिया है। सोशल मीडिया के चंद एक्टिविस्ट से घबराई हुई ये हुकूमत जो है उसने फायर वॉल लगा के अपने ही मुल्क में वाहिद तरक्की करती हुई IT इंडस्ट्री का काम ठप करके रख दिया। और इस हुकूमत को इतनी समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ के जलसे को बग़ैर ही वो मतलूबा नताइज मिल रहे हैं, जलसे के इनेकाद के बग़ैर ही, कि जो पिछले 6 माह से हो क्या रहा है। PTI जलसा अनाउंस करती है, उसकी 5 दिन खूब कवरेज रहती है, जलसे से 1 दिन पहले जलसे का NOC मनसूख कर दिया जाता है, फिर 24 घंटे मुसलसल सिर्फ इसी खबर की गूंज सुनाई देती है। अगले दिन PTI खुद ही जलसा मुलतवी कर देती है, तो फिर अगले 24 घंटे सिर्फ उसी पे बात होती है। फिर PTI जलसे की नई तारीख देती है, उसकी कवरेज शुरू हो जाती है और जलसे का NOC फिर मनसूख कर दिया जाता है। और जलसे का NOC मनसूख करने वाले ऐसे अहमक हैं कि वो जलसे के बगैर ही PTI की तारीख को मतलब कवरेज का सबब बना रहे हैं। ये ऐसी ज़बरदस्त उसकी कवरेज कर रहे हैं, तारीख़ी कवरेज कर देते हैं कि PTI को ख़ुद कवरेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इस पर पूरी दुनिया में PTI पर जुल्म और हुकूमत के जबर का जो पैगाम जाता है वो हुकूमत की रुसवाई का एक अलग बायस बन रहा है। अब क्या होगा? तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को जलसे का ऐलान कर दिया है, जिसे अगर फ़िलहाल हुकूमत ने मान भी लिया है, तो क्या 8 सितंबर तक हुकूमत कोई मुआवजा कर डालेगी? क्या करेगी? 8 सितंबर तक कौम हुकूमत से मोहब्बत शुरू कर देगी, करप्ट हुक्मरानों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी? क्या करेगी? कैसे 8 सितंबर को क्या ऐसा हो जाएगा, हुकूमत के दिन बदल जाएंगे? मेरी बात लिख कर रख लें कि हर गुज़रता दिन हुकूमत के लिए मज़ीद तबाहकुन साबित होगा। इसलिए सब्र और हौसले से काम लें। एक जलसा होना या ना होना हुकूमत ने अपने लिए ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया। तहरीक इंसाफ तो जलसा ना होने से भी एक तरह से फ़ायदे में रही है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ। तहरीक इंसाफ का जलसा एक बार फिर मुलतवी होने से पार्टी कारकुनों में बहरहाल बहुत सख्त गुस्सा और मायूसी की लहर है। हज़ारों की तादाद में कारकुन इस्लामाबाद की जानिब गामज़न थे। बलूचिस्तान से
कारकुन बहुत बड़ी तादाद में सुबह सवेरे इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और इन हालात में एक बार फिर जलसा मुलतवी करने का जो ऐलान है वो यकीनन कारकुनों पे बिजली बन के गिरा। और ख़ान साहब की हमशीरा ने भी इस पर बहुत बरमहल सवाल उठाया है कि आज़म सवाती को सुबह 7:30 बजे किसने इमरान खान से मुलाकात के लिए भिजवाया है और इमरान खान से जलसा मुलतवी करने की फ़रियाद क्यों की गई है। वैसे मेरी इत्तलात ये हैं कि सुबह 7:30 बजे कोई भी मुलाकात जेल में इमरान खान साहब से नहीं हुई। मैं सुबह 7:30 से 8 की बात कर रहा हूँ जो वक्त बताया जा रहा है। इतने बजे खान साहब से मेरी इत्तलात ये हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अलीमा खान साहबा का कहना है कि पार्टी चेयरमैन तो बाहर है, आज़म सवाती इमरान खान से मुलाकात करने क्यों गए। वो अलीमा साहबा बहुत गुस्से में थी और उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान की रिहाई चाहती ही नहीं है और उनकी जो गुफ्तगू है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जज्बात की तर्जुमानी कर रही थी। कारकुनों का कहना है कि खान के सामने ऐसी खौफनाक तस्वीर कशी की जाती है कि अगर जलसा मुनक्किद किया गया तो ऐसा तसादम होगा कि जिससे एक नए 9 मई जैसी सूरत हाल बन सकती है। तो साबित कदमी से जेल काटते हुए इमरान खान को कारकुनों पर किसी नई इब्तला का ख़दशा भी लाहक हो जाता है तो वो फिर एक कदम पीछे हट जाते हैं अपने कारकुनों की वजह से, अपनी ज़ात की वजह से। अभी तक वो एक बाल बराबर भी पीछे नहीं हटे अपने मौक़िफ़ से, बल्कि जब भी वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं तो उनके मौक़िफ़ में पहले से ज़्यादा सख्ती देखने में आती है। और ये वाहिद मामला है जिस पर इमरान खान कायम नहीं रह पाते जब उनके कारकुनों को पे कोई ऐसी बात आ जाती है। हालांकि जब बात मैंने कहा ना कि अपनी ज़ात पर जुल्म सहने की होती है तो ख़ान जो है वो चट्टान की तरह डट जाता है, लेकिन जब भी बात कारकुनों पे आती है तो इमरान खान बहरहाल वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब तो यूँ लगने लगा है कि पार्टी कायदीन जो है वो इमरान खान की इस कमज़ोरी का शायद फ़ायदा उठा रहे हैं और किसी भी तरह की मज़ामत के मूड में नहीं है। कारकुन अभी तक किसी न किसी तरह अपनी क़यादत की बात मानते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब इस मामले में भी बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। तहरीक इंसाफ की जेलों से बाहर क़यादत ने अब इस्तकामत ना दिखाई तो फिर कारकुनों का गुस्सा उनके ख़िलाफ़ भी निकल सकता है और इस गुस्से का कुछ इजहार आज भी हुआ है। इस मामले में मेरी राय भी कमोबेश 100% नहीं, कमोबेश अलीमा ख़ान की राय के करीब करीब है। जलसा मुलतवी करने से कारकुनों को तकलीफ़ पहुँचती है और उसका फौरी तौर पर अगर इजाला ना किया गया तो तहरीक इंसाफ का जो अंदरूनी गुबार है वो किसी लावे की शक्ल में फट सकता है। तो नाज़रीन, इस मसले पर मेरे थोड़ा कहे कोई बहुत जाना जाए, लेकिन मैं एक बात नाज़रीन फिर यहाँ पर भी कहूँगा कि फौरी तौर पर फतवाबाजी से गुरेज़ किया जाए। किसी को कॉम्प्रोमाइज़्ड कह देना, किसी को रॉन्ग नंबर करार दे देना, इन सारी बातों को करने से पहले लम्हा भर के लिए सोचा जाए कि ये किसकी ख्वाहिश है जो पूरी होगी। अगर पीटीआई के कारकुनान और क़यादत जो है वो आपस में एक दूसरे के बाहम दस्तो गिरेबां हो जाएंगे तो फिर ये किसकी ख्वाहिश पूरी होगी। अच्छा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस में नज़रसानी की दूसरी दरख्वास्त पर समाअत हुई और आज की समाअत जिस माहौल में हुई है उसे देखकर बहुत दिल दुखा है मेरा। अदालत में गरजने बरसने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो आज की समाअत के दौरान हसरत और इबरत की अलामत बने हुए नज़र आ रहे थे और मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है नाज़रीन, क्योंकि मामला भी बहुत नाजुक और हसास नौइयत का है। एक तरफ अदालत के बाहर हज़ारों की तादाद में मौजूद जो है मजहबी जमातों के कारकुन चीफ जस्टिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और जिनकी आवाज़ कोर्ट रूम तक आ रही थी। दूसरी तरफ अदालत के अंदर मौजूद उलमा चीफ जस्टिस के लत्ते ले रहे थे। काजी फ़ायज़ ईसा बार बार माजरत खाना अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। समाअत से पहले ही चीफ जस्टिस के इक़दामात से पता चल गया था कि काजी साहब बुरी तरह घबराए हुए हैं और बहुत दबाव का शिकार है। हुआ यूँ कि मौलाना फजलुर रहमान समाअत के लिए अदालत पहुँचे। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक खुद सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में पहुंचे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मौलाना को जजेस वाले गेट से अदालत ले जाया गया। अदालत में मौजूद कुछ वकाला का कहना था कि उन्होंने आज तक कभी चीफ जस्टिस को इतना परेशान और बेबस नहीं देखा जितना आज की समाअत में देखा है। जूनियर वकील उठ कर काजी साहब के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें अखलाकियात के लेक्चर ना दें। काजी साहब की आवाज़ बाकायदा काँप रही थी, ज़बान लड़खड़ा रही थी।
अदालत का माहौल हैरान कुन था। एक मौके पे जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा बैठ जाए, जिस पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कहा कि मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है आपके फैसले से। इस पर चीफ जस्टिस बोले आप तशरीफ़ रखें। मुफ्ती साहब फिर भी नहीं बैठे, और जिस पर चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मेरा नाम हनीफ कुरैशी और मैं एक मुसलमान हूँ। इस पर चीफ जस्टिस इधर उधर देखने लग गए और मुफ्ती साहब अपनी बात पूरी किए बगैर रोस्ट्रम से हटे नहीं। और उस वक्त हालत ये थी कि कोर्ट का स्टाफ भी मुफ्ती साहब को हटाते हुए डर रहा था। हर तरफ से बेबस चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाया कि इन्हें समझाए। मौलाना ने कहा कि ये आपकी अदालत है, यहाँ आपका हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर चीफ जस्टिस साहब अपना सर पकड़ के बैठ गए और खामोश हो गए। तो फुकरा को धमकाने और साइलीन की डांट डपट करने वाला चीफ जस्टिस आज अपनी अदालत में इस तरह सहमा हुआ बैठा था। वो इस कदर परेशान थे कि उन्हें बार बार दीन इस्लाम के साथ अपनी गहरी वाबस्तगी जाहिर करना पड़ रही थी। एक मौके पे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने 40 साल की उम्र में हज किया था, ये बताने की क्या ज़रूरत थी। फिर एक मौके पे उन्होंने कहा कि मैं हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ कि मुझसे कोई गलत फैसला ना हो जाए। ज़बरदस्त वैसे बात की थी काजी साहब ने, आज मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा मैं हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ कि मुझसे कोई गलत फैसला ना हो जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे काजी बनने का कोई शौक़ नहीं था, ये मुश्किल काम है। दीन से अपनी वाबस्तगी जाहिर करने के बावजूद जब काजी साहब को लगा कि उनकी अदालत के साइलीन जो हैं वो उनकी बातों से बिल्कुल मुतासिर नहीं हो रहे, तो उन्होंने फिर अपने वालिद काजी ईसा की तहरीक आज़ादी में खिदमात गिनवाना शुरू कर दी। ये भी बहुत बेतुका सा लगा। उन्होंने बताया कि उनके वालिद बताते थे कि उन्होंने सबसे अच्छी तकरीर यादगार चौक में की, जहाँ सब लोग मुस्लिम लीग के मुखालिफ थे, मगर जब उन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म की तो सब लोग कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और इन बातों का मतलब मैं नहीं समझ सका कि मुबारक सानी केस से क्या ताल्लुक़ बनता था। साफ नज़र आ रहा था कि चीफ जस्टिस बहुत घबराए हुए हैं और वो अपने साइलीन को किसी तरह खुश और मुतमईन करना चाह रहे हैं। यूँ लग रहा था कि चीफ जस्टिस मुंसिफ की कुर्सी पर नहीं है, खुद अदालत के कटहरे में खड़े हैं। तो काजी साहब के लहजे की जो घनघरज थी वो पता नहीं कहाँ खो गई थी। आज यकीन करें कि मुझे ये सब कुछ बयान करते हुए रत्ती बराबर भी खुशी या इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा, लेकिन काजी साहब की जो पिछली समातों को अगर आप ज़हन में रखें तो जिस तरह से वो मुखातिब होते हैं, जिस तरह से वो बोलने वालों को चुप करवा देते हैं, और आज जो उनका हाल था, आज गो के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत तदब्बर और होशमंदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यौम तशक्कुर मनाने का भी ऐलान किया है, चीफ जस्टिस को भी अप्रीशिएट कर दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस का जो हाल था दौरान समात वो बहरहाल काबिल रहम था। और नाज़रीन, आखिर में कुछ बात हो जाए पाकिस्तानी मईशत की। हाय, मईशत की हाल और मईशत की खबर देते हुए जहन दूसरी तरफ चला जाता है। इमरान खान को पकड़ लो, फलां को छापे मारो, दफ़ा 144 लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तोशा खाना, मोशा खाना, खुदा का नाम लें, मईशत की खबर लें। हजूर वाला, तमाम हुक्मरानों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, एक नज़र मईशत पे डालें। आज आपके लिए ताज़ा तरीन बदखबरी ये है, मनहूस खबर। किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? IMF से $7 अरब कर्ज का असूल जो है वो फिलहाल खटाई में पड़ गया है और पता नहीं कब तक खटाई में पड़ा रहेगा। IMF के 30 अगस्त को होने वाले इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान के कर्ज शेड्यूल का मामला अब मौजूद नहीं है, यानी अब पाकिस्तान के कर्ज का मामला मज़ीद 6 हफ्ते तक IMF के सामने नहीं आएगा। और इसकी बड़ी वजह दोस्त ममालिक से कर्ज की अदायगी में तोसी ना मिलना है। गुज़िश्ता माह 13 जुलाई को IMF और पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब के हसूल के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया था और तो की जा रही थी कि इस माह अगस्त में IMF से $7 अरब के कर्ज़ की मंजूरी हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। तो पाकिस्तान ने रवां माली साल के दौरान 46 अरब 40 करोड़ से ज़ायद कर्ज वापस करना है और IMF ने कर्ज के लिए शर्त रखी थी कि पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब के $12 अरब से ज़ायद कर्ज जो है उसकी वापसी में पहले तौसीक करा के आए, मगर सऊदी अरब ने $5 अरब के कर्ज़ों की वापसी में कोई तौसीक देने से इनकार कर दिया। टड़ाऊँ छुट्टी। यही मामला चीन का भी हुआ,
जिसे हुकूमत पाकिस्तान से कई शिकायत हैं और उसकी वजह से चीन ने अपना 7 अरब 90 करोड़ डॉलर का कर्जा जो है वो रीशेड्यूल करने से चिट्टा जवाब दे दिया। इस हवाले से वजारत ख़जाना और ख़ारजा के तमाम तर जो मिन्नत तरले थे, समाजत थी, मिन्नत, वो सब कुछ कोई भी काम नहीं आया। और वज़ीर ख़जाना साहब जो है वो अब कह रहे हैं कि सितंबर में IMF का कर्ज़ मंजूर हो जाएगा, क्योंकि 3 दोस्त ममालिक ने अपना कर्ज़ा जो है वो रोल ओवर करने पे आमादगी ज़ाहिर कर दी है। यानी अजीब बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ से ये बाला तर है। जबकि आज़ाद ज़राए का ये कहना है कि IMF ने सितंबर में पाकिस्तान के लिए कर्ज़ मंजूरी की कोई तारीख़ नहीं दी अभी तक। तो इस मामले की असल कहानी भी है जो यही है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, जो असल कहानी भी है और तशवीशनाक भी है कि 7 अरब डॉलर का कर्ज देने के लिए IMF ने चंद शराइत रखी थी, जिनमें से एक शर्त वही थी जो चीन ने भी रखी, यानी जो हुक्मरानों की चिड़ भी है, छेड़ भी बन गई है, क्या? सियासी इस्तेहकाम। दूसरी शर्त IMF ने ये रखी कि तमाम बड़ी सियासी जमातें IMF के लोन पैकेज पे ऑन बोर्ड हों। कर लो गाल। इस ज़मन में जनवरी में मेरा ख्याल IMF की टीम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकातें की थी या जनवरी में, और उन्होंने अपनी गैर मशरूत हमायत का यकीन दिलाया था। फिर IMF की टीम इमरान खान से जेल में मिलने गई थी, याद है ना आपको, जिसमें खान साहब ने वाज़े कर दिया था कि अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब 7 माह के बाद IMF वाले इमरान खान के कॉल की खुद तस्दीक कर रहे हैं। तीसरी शर्त यह थी कि दोस्त ममालिक बशमूल चीन, सऊदीया और अमारात वाले गारंटी दें कि वो अपना कर्ज रीशेड्यूल करेंगे। और हुकूमत ये तवक्को लगाए बैठी थी कि पूरी कौम को भी ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ये तीनों मुल्क जो है पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारी तो कुछ वो पहले से दिया हुआ कर्ज भी रीशेड्यूल करने को तैयार नहीं है। 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी बड़े चले सी। इस तरह हुकूमत मतलब IMF की कोई शर्त भी पूरी नहीं कर सकी। तो यूरोप में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। सख्त सर्दी के दौरान यूरोप में तेल और गैस की खपत कई गुना बढ़ जाती है, और जिससे आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ये एक ऑब्वियस सा फिनोमेना है, और ये अभी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। और तवानाई के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF का कर्ज ना मिला तो दरामदी कोयले और महंगे फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पाकिस्तानी जो पावर प्लांट्स हैं उनको चलाना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो 18 घंटे तक जा सकती है। नाज़रीन, मुस्तकबिल का मंजरनामा ऐसा खौफनाक है जिसे सोच कर ही तकलीफ़ लाहक हो जाती है। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। यूँ लगता है कि आफतों के इस दौर में चैन की घड़ी इस वक्त अडयाला जेल में, और हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, उसके बग़ैर मुल्क इस गिरदाब से निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप कुछ और कोशिश करके देखना चाहते हैं तो कर लें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही चंद अशार आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो अदालत में गुनाहगार हुआ करते हैं। क्या कहने हैं? सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं। सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है, सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है, वो सितारों के आज़ादार हुआ करते हैं। वो सितारों के आज़ादार हुआ करते हैं। शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मोहसिन, शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मोहसिन, दुश्मनी के भी तो मयार हुआ करते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।